अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है और जो लास्ट हमने कवर किया था वो सोशल साइकोलॉजी है। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। अच्छा, पहले ये बताऊं कि हम बहुत सारी फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को इस दफ़ा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगी जो मेरा होता है कि मैं हाफ एन आवर में इस लेक्चर को कंक्लूड करूं और जो नॉलेज मुझ में मेरे पास है वो मैं आप तक इम्पार्ट कर सकूं। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी? तो सोशल साइकोलॉजी तो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस जो आप कर रहे होते हैं दूसरे लोगों पे और दूसरे लोग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और जिस वजह से आपके थॉट्स, बिहेवियर्स और फीलिंग्स चेंज हो रही होती हैं उसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी वो फील्ड है जहां हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल थियरीज को अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल solutions for the social factors that is affecting the individual in the real world. अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं? वो तो बहुत सारी आती हैं। जहाँ जहाँ दो इंसान आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसका ताल्लुक सोशल साइकोलॉजी से आ जाता है। ठीक है। जो मेजर फील्ड्स जो आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। साइकोलॉजी एंड द लॉ है। लॉ आपके लीगल सिस्टम के अंदर भी साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आपका एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, किस तरह से एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत काम हुआ है, हो रहा है और बड़ा प्रोग्रेसिव फील्ड है ये। और सबसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट शुरू हुआ था अल्फ्रेड बिने के इंटेलिजेंस टेस्ट का, जब उन्हें ये काम दिया गया था कि गिफ्टेड और या चैलेंज्ड बच्चों को, ये मेंटली डिसेबल चैलेंज जो बच्चे हैं, स्लो बच्चे हैं, उनको किस तरह से अलग किया जाए फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट्स और उनके लिए अलग करिकुलम बनाया जाए। और उसके बाद से एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर बेतहाशा काम हुआ है। फोरेंसिक साइकोलॉजी है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू आपकी जो टेस्टिमनी आप देते हैं, आपके क्राइम सीन से रिलेटेड है, विटनेस आई विटनेसेस के ऊपर, या जो कोर्ट के अंदर आ रहे हैं वो ट्रायल्स कितने अरसे तक आ सकते हैं, लॉन्ग ट्रायल्स ले आ सकते हैं या मेंटली स्टेबल हैं या नहीं, ये सारा फोरेंसिक के अंदर आता है। फिर आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अगेन जो आपके एथलीट्स होते हैं, वो जब उनके साथ भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा होता है और स्पोर्ट्स का आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग से क्या ताल्लुक है, इस पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा बेतहाशा फील्ड्स हैं। ये कुछ मेजर हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ा इसका पढ़ाया जाता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप आती है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आ जाती है। इसका ये एक फैक्ट्री में भी हो सकती है, एक हॉस्पिटल में भी हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम में भी हो सकती है। ये हर जगह जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कहानी आएगी, इंटरेक्शन आएगा, वहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। इट इज़ इसका जो मेन पर्पस होता है वो एफिशिएंसी बढ़ाना होता है और किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स को से एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यील्ड कर सकते हैं, ये बेसिक फोकस होता है। और ये पता रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है और ये एक स्टेब्लिश्ड फील्ड है कि जैसे ही हम अपने वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉय केयर के ऊपर फोकस होगा, राइट टाइप ऑफ पीपल डूइंग राइट टाइप ऑफ जॉब के ऊपर फोकस होगा। तो इसी तरह
आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर करेगी। तो कौन से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के राइट टाइप ऑफ पर्सन इज पिक्ड फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब, उसकी एबिलिटीज, उसके ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उस जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दूं, अगर एक आदमी है जो कि बहुत ही गुड इन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत आला और बहुत ही सोशल एक्सट्रोवर्ट किस्म का एक आपके पास रिसोर्स आता है और आप उसको बैक एंड जॉब में एक मंडेन काम के लिए लगा देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल बी एबल टू परफॉर्म गुड। उस टाइप की जॉब के लिए आपको मे बी एक इंट्रोवर्ट किस्म का, कम खामोश, डिटेल ओरिएंटेड आदमी ज़्यादा सूटेबल होगा। तो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड एबिलिटीज और उसकी प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर दे आर सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट में अगर दे बोथ आर टू पोल्स अपार्ट, तो भी काम नहीं हो पाता। तो वहाँ पे उसमें क्या करना है, किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन करनी है, किस तरह से रिसोर्स को मूव करना है, या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, या काउंसलिंग करनी है, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एम्बिट में आता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि क्या ट्रेनिंग देनी है, ऑन जॉब देनी है, बिफोर जॉब देनी है, ड्यूरिंग जॉब देनी है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो उन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देनी है, कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग देनी है अगर फ्रंट लाइन जॉब है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग्स बहुत तरह की होती हैं। फिर आपकी जैसे जैसे पर्सनल डेवलप आप करियर ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, मैनेजरियल लेवल की तरफ जा रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं और फिर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अनदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास प्रॉपर जेडीज नहीं होंगी उस रिसोर्स के लिए, तो ऑब्वियसली उसको यही नहीं पता होगा उसे काम क्या करना है, कितना करना है और किस लेवल तक करना है। ठीक है, फिर जेडीज जो हैं वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं है। ये तो नहीं कि हम उससे काम ज़्यादा नहीं ले रहे, उसके पोटेंशियल से हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो अगेन आपकी, या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो भी मोटिवेशन लेवल को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। फिर केपीआईज़ क्या हैं आपके, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, किसके अगेंस्ट आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, कब-कब इवैल्यूएट किया जाएगा, हर साल में 1 दफ़ा किया जाएगा, हाफ ईयरली किया जाएगा या क्वार्टरली किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर वर्कप्लेस मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? आप देखें इस मैकडॉनल्ड्स में एम्प्लॉयी ऑफ द वीक या इस तरह की किसी एक आपको वहाँ के जो वर्कर है उसकी किसी की तस्वीर लगी होती है। इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स में बोनसेस भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग भी आ सकती है, प्रमोशंस भी आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंसेंटिव्स में आती हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, अगेन अगर ऊपर के 4 इंडिकेटर्स पे आप फोकस करेंगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं है? अगर आप टाइम पे नहीं जा रहे हैं और आप ideally 5 to 6 o'clock, अगर आप you're not leaving your workplace, depending if you're starting at 9 o'clock in the morning, then इसका मतलब है कि आप ओवरवर्क्ड, आप ओवरलोडेड हैं, आपका बर्नआउट पॉइंट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग प्रोफेशंस में बर्नआउट पॉइंट जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी नर्वस एनर्जी ड्रेन होती है, नर्वस एनर्जी ड्रेन होती है। तो हर फील्ड के भी बर्नआउट पॉइंट्स जल्दी आ सकते हैं या काफ़ी देर में आते हैं, तो ये आपने देखना है। फिर देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, फिर ऑब्वियसली अगर आप सर्विसेज के अंदर है तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उसी बेसिस पे स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। कंज्यूमर के जो आपके कॉल सेंटर से फीडबैक आ रहा है या ऑन आपकी ब्रांचेस से जो फीडबैक आ रहा है, अगर आप सर्विसेज में हैं, टेलीकम्युनिकेशन में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, बैंक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके अगेंस्ट आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को
अपग्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल. फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये मोर और लेस वही चीज़ें हैं कि IO साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई ट्रेनिंग, डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज जॉब, formulate and implement training, coach employees. How do they coach? Coaching is something हर ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल डिफरेंट होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेंटोर सिस्टम का एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश होता है. जैसे मैंने खुद देखा है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं उनको एक एक मेंटोर के एक एक सीनियर रिसोर्स के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है, जहां वो अपने उन मेंटोर्स के पास जाते हैं, उनसे अपने जॉब रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. तो ये मेंटोरिंग इज अनदर थिंग. कुछ जगहों पे ये आपके इमीडिएट सुपरवाइजर्स का काम होता है. कहीं HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर एक डेस्क एस्टेब्लिश होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी देख रहा होता है. Development criteria to evaluate performance, performance management is very important, extremely important. क्योंकि this is one area जिससे basically employee motivate या demotivate होता है. Assess consumer performance, customer satisfaction and marketing strategies, इस पे हम अभी बात कर चुके हैं. ये 6 किन इंडस्ट्रीज या हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का बेसिकली क्लाइंट कौन है. तो हर कोई है. जहाँ मैंने कहा एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है, वहाँ IO की बात आती है. Individuals and applicants to business, industry, labor, public sector, academic, community, health organization, ये सारी जगह पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी काम करती है. कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करती है, ये भी हम बात कर चुके हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, ergonomics, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. फिर हम अब दूसरे फील्ड पे आते हैं विच इज कंज्यूमर साइकोलॉजी, जो हम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहे थे. कंज्यूमर साइकोलॉजी बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता है, कंज्यूमर चॉइसेस की बात करता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात करता है. तो साइकोलॉजी इस यहाँ पे कंज्यूमर को, जहाँ बिहेवियर की बात आई तो वहाँ साइकोलॉजी की बात आ गई कि वो किस तरह, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को पुश करता है किसी एक प्रोडक्ट को पिक करने के लिए या यूज़ करने के लिए, या ऑफ द रैक कौन सी चीज़ को वो पिक करता है. ठीक है. तो अब इस चीज़ के लिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है उसके लिए फोकस ग्रुप किए जाते हैं, मार्केट स्टॉर्मिंग की जाती है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है. अब प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के अंदर आपने ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या प्रोडक्ट और किस सेगमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं. जैसे अगर मैं अगर पत्ती की मिसाल लूँ तो लिप्टन, टपाल और वाइटल, ये 3 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसकी डिफरेंट टारगेट मार्केट है. सिमिलरली अगर हम सर्फ, एरियल और बोनस या ब्राइट की बात करें तो इनकी भी डिफरेंट सेगमेंट है, टारगेट ऑडियंस है. तो इनकी पैकिंग किस तरह की होगी, किन कलर्स में होगी, किस तरह के इसके एडवर्टाइजमेंट्स बनेंगे, कंज्यूमर क्या चीज़ किस तरह से अपने आप को उस प्रोडक्ट को से अपने आप को रिलेट करता है, इमोशंस के थ्रू करता है, उस बेसिकली थीम की वजह से करता है. मतलब वो कौन सी चीज़ है जो कस्टमर कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को चूज करने में हेल्प करती है. जैसे फॉर इंस्टेंस PIA का एक स्लोगन था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, या मोवेनपिक का था, we are expensive, people say that we are expensive but they are wrong, we are very very expensive. So this clearly shows कि मोवेनपिक एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए नहीं है, एलिट्स के लिए है ये आइसक्रीम. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसके लिए बना रहे हैं और उसको हम राइटली उस सेगमेंट के लिए प्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये सब आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी बता रही होती है. ये सब मैं बता चुकी हूँ. ये भी बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर चूज बिजनेसेस
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस क्या हैं उसके बिहाइंड हिज द कंज्यूमर्स डिसीजन. Environmental variables such as print, family, media, and culture influences buying decisions. Motivation क्या है that people to choose one product over another. How personal factors and individual difference affect people's buying choices. And marketers can do effectively reach out to their target customer. ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ. अच्छा, जब चॉइसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूजुअली लर्निंग थ्योरीज की हम बात कर रहे होते हैं. लर्निंग थ्योरीज में से सबसे पहले है वो हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग में फौरन आपके जहन में पैवलोव का नाम आएगा और यहाँ पे स्टिमुलसेस की हम स्टिमुलाई की बात करेंगे. कंडीशनड आपका अनकंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है और एक न्यूट्रल स्टिमुलस को अटैच पेयर बन किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, जो कि इवेंचुअली कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है और कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. जैसे फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर इसमें एग्जांपल ये दी गई है कि आपकी ग्रैंड मदर हैं और उसको एसोसिएट किया गया है. ग्रैंड मदर आपके अगर जहन में आती है तो वार्मथ, केयर, लव, इस तरह की सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं. और निविया क्रीम जो है वो आपकी एक न्यूट्रल स्टिमुलस है. लेकिन जब आप एड में देखेंगे कंटिन्यूसली कि ग्रैंड मदर जो है शी ऑलवेज यूजेस निविया क्रीम एंड इट विल, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक टाइम के बाद व्हेन यू विल गो टू परचेज क्रीम फॉर योरसेल्फ, तो आपकी हो सकता है प्रेफरेंस, क्योंकि मे बी आपका रिलेशनशिप आपकी ग्रैंड मदर से बहुत अच्छा था और यूजुअली होता है, तो आप फौरन उसको वार्म केयर से एसोसिएट करिए. अब निविया क्रीम नहीं रहेगी, बल्कि इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ वार्मथ, केयर एंड लव. ठीक है, तो इस तरह से आपके जो एड्स हैं वो बन रहे होते हैं और आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और ये आपके अनकॉन्शियस लेवल पे काम हो रहा होता है. फिर लेकिन इसकी कुछ ये चॉइसेस आप कब करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग आप कब करते हैं, जब आपके स्टेक्स जो हैं बहुत हाई ना हो, आपका रिस्क बहुत हाई ना हो. ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा अमाउंट की चीज़ जहाँ आपका स्टेक बड़ा है वहाँ फिर आप एग्जॉस्टिव रिसर्च करेंगे. फॉर इंस्टेंस अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप गाड़ी की के लिए आप वहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग काम नहीं करेगी. वहाँ आप उसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे, उसके कंफर्ट, ड्राइव, इंटीरियर, सारी चीज़ें देखेंगे और फिर जाके आप चॉइस आपकी बनेगी कि आपने कौन सी गाड़ी खरीदनी है. लेकिन आपने ऑफ द रैक कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ आपकी अनकॉन्शियस इम्पल्सिव परचेज बनती है. फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास especially products that are low on differentiation. अब आपके पास निविया क्रीम भी है, पॉन्ड्स क्रीम भी है, हिमालय क्रीम भी है, एंड दे ऑल लुक द सेम, तो ऑब्वियसली वहाँ आपने निविया ले लेंगे क्योंकि इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ लव, वार्मथ एंड केयर. अच्छा, फिर उसके बाद परचेजेस आर रूटीन, कन्वीनियंस, गुड एंड इम्पल्सिव आइटम्स, ये भी हम बात कर चुके हैं. फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं और जब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात होती है तो वहाँ हम रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट्स की बात करते हैं. ये बड़ा मैंने क्लियरली आपको समझाया हुआ भी है लर्निंग थ्योरी के अंदर कि जहाँ हम किसी भी बिहेवियर को बढ़ा रहे होते हैं वहाँ हम रेनफोर्समेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं और जहाँ हम किसी बिहेवियर को ख़त्म कर रहे होते हैं वहाँ हम पनिशमेंट्स करते हैं. और इन दोनों चीज़ों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट यूज़ होती है. फॉर इंस्टेंस जो डिस्काउंट्स हैं ये आपको क्या है, आपके रेनफोर्समेंट बढ़ा रहा है. ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आ रही है. ठीक है, अगर आप देखेंगे स्टोर्स के बाहर आपको टेस्टर क्रीम्स दी जाती हैं कि आप इसको यूज़ करें और फिर देन यू गो एंड परचेज इट, तो ये भी आपकी रेनफोर्समेंट है. परफ्यूम्स खरीदते हैं तो परफ्यूम्स के साथ टेस्टर परफ्यूम्स भी दिए जाते हैं, या कॉस्मेटिक्स खरीदने के साथ आपको टेस्टर परफ्यूम्स भी दिए जाते हैं, तो ये आपके रेनफोर्समेंट में आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली जब पनिशमेंट की हम बात करते हैं तो आपको मैंने एक असाइनमेंट में ऐड दिया था जो कि के इलेक्ट्रिक्स का था, जिसमें था कि
अगर आपने बिजली चोरी पकड़े गए तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाएगी, आपकी जो बिजली है वो काट ली जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिव स्टिमुलस है जो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे पनिशमेंट आ गई, ठीक है ना। तो ये चूंकि आपका पॉजिटिव स्टिमुलस आपसे ले लिया जाएगा, तो ये कौन सी पनिशमेंट हुई? नेगेटिव पनिशमेंट। फिर यहाँ एक्ट खत्म नहीं होता, उन्होंने आगे भी बढ़ाया और कहा कि आपसे ना सिर्फ आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, बल्कि आपको जेल में भी डाला जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टिमुलस डाला जा रहा है, विच मीन्स दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। तो ये भी यूज होता है कंज्यूमर बिजनेस के अंदर। और इस तरह से हम मार्केटिंग कैंपेन्स चला रहे होते हैं। कहीं हम डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, कहीं हम बाय वन गेट वन फ्री कर रहे होते हैं, कहीं हम फ्री ट्रायल्स दे रहे होते हैं, कहीं हम मनी बैक गारंटी दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आती हैं। फिर हम लीगल साइकोलॉजी की तरफ आते हैं। और लीगल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली, अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो साइकोलॉजी बेसिकली आपके का गोल होता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, और लीगल का गोल होता है टू रेगुलेट द बिहेवियर। तो दोनों की एजम्पशंस होती हैं, व्हाट कॉजेज पीपल टू एक्ट द वे दे डू। तो इन दोनों का आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। और ये बहुत सारे जगहों पे काम आ रहा होता है। लीगल साइकोलॉजी आपके एडवाइजरी रोल में बड़ा काम आ रहा होता है। ये हम आगे पढ़ते हैं किस तरह से, जैसे नए साइबर क्राइम को अगर लें तो ये बिल्कुल नया क्राइम था पिछले 4-5 साल पहले, और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर लॉज बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि क्यों एक कॉन्विक्ट इस चीज़ के अंदर इस तरह के क्राइम्स करना शुरू करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या नीड होती है, और उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ लीगल ये नहीं होता कि आपने बल्कि लोगों को डिस्करेज करना होता है, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना होता है। तो एकेडमिक्स एंड रिसर्च के अंदर किस तरह से काम आती है आपकी लीगल एंड साइकोलॉजी के, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एम्पेरिकल रिसर्च एंड न्यू लीगल टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने साइबर क्राइम का बताया, और जो कि अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुए हैं। फिर साथ साथ जो नए रिप्रेजेंटेटिव लीगल सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं, उनको भी उनकी मेंटोरिंग भी इनका ही काम होता है। एडवाइजरी रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और एडवाइजरी रोल के अंदर एडवाइस, यहाँ जजेस को अगर एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में। और ट्रायल कंसल्टिंग जो है, एज अ ट्रायल कंसल्टेंट्स के तौर पे भी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, और वहाँ जो है इनका रोल होता है जूरर्स की पिकिंग अप जूरर्स का काम आता है। फिर परफॉर्मिंग मॉक ट्रायल्स, ये इनके काम होते हैं जो एज अ लीगल साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, जो ट्रायल कंसल्टेंट्स कर रहे होते हैं। एमिकस ब्रीफ ये है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक पर्टिकुलर केस आ गया है तो एकेडमिक्स में से, अच्छा ट्रायल कंसल्टेंट्स में भी एकेमेडिशियंस आते हैं जूरर्स को सिलेक्ट करने में और मॉक ट्रायल्स करने में। एमिकस ब्रीफ के अंदर ये होता है, बेसिकली दे प्रोवाइड ओपिनियन विद साइंटिफिक बैकअप एंड स्टैटिस्टिक्स। लाइक फॉर इंस्टेंस चाइल्ड कस्टडी की बात है तो फिर कोई हो सकता है साइकोलॉजिस्ट आए और वो बताए कि क्या हाउ इम्पोर्टेंट द रोल, या डिवोर्स की ही बात है तो हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ फादर इज इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे फिर एक्सपर्ट विटनेसेस की हम बात करते हैं। एक्सपर्ट विटनेसेस इज हेल्पफुल इन टेस्टिफाइंग द विटनेसेस test memory or eyewitness, whereas forensic psychologist testifies the competency of defendant। तो जैसे आप देखें, मैंने अगर आपको याद हो कि रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी के ऊपर हमने क्लास में एक प्रोजेक्ट किया था, और उस एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने ये जब चेक किया था तो वर्ड्स के चेंज होने से भी पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है।
फिर रिसर्च इन लीगल साइकोलॉजी के अंदर आपका ज्यूरी डिसीजन मेकिंग मेथडोलॉजीज हैं, आर्काइवल मेथड्स यूज़ करना है टू एग्जामिन एक्चुअल वर्डिक्ट, यूज़ एक्चुअल ज्यूरर टू एग्जामिन पोटेंशियल वर्डिक्ट्स या मॉक ज्यूरर्स। तो ये सारा काम जो है आपका ट्रायल कंसल्टेंट कर रहा होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोस्ट प्रोग्रेसिव फील्ड है इन साइकोलॉजी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हो रहा है, और अगर आप देखें तो पेंडेमिक्स के ही दौरान हमने कितनी स्ट्रैटेजीज चेंज की हैं पढ़ाने की। कहीं हमने लाइफ एज यूजुअल रखा और उसे ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। फिर हमने फ्लिप क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें हमने कहा कि आप लोग पहले लेक्चर सुनकर आएँ और क्लास के अंदर हम एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो जो आपकी क्लासेस थी वो वर्चुअल क्लासेस बन गई, और जो आपके घर के असाइनमेंट्स थे वो आप क्लासरूम असाइनमेंट्स करने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है। ना सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मेथडोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा होता है, बल्कि इस पे भी काम कर रहा होता है कि आप क्या चीज़ें किस किस लेवल ऑफ किस लेवल पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमने देनी है, और उसको किस तरह से बिल्ड करना है। स्टूडेंट आउटकम्स। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जो स्टूडेंट होता है वो जब आते हैं तो हर तरह की फैमिली बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं। ब्रोकन फैमिली के साथ भी आते हैं, डिसफंक्शनल फैमिली के साथ भी आते हैं, सिंगल पेरेंट के बच्चे भी आते हैं, और एक नॉर्मल हेल्दी कंप्लीट यूनिट सेटअप के साथ भी बच्चे आते हैं। तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल होता है। करियर काउंसलिंग के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी का बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करनी है, दिस इज़ वन एरिया। जैसे अब हम देख रहे हैं, आप अभी ही देखें, कुछ स्कूल्स के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में 8 बजे से 1 बजे तक एज अ लाइफ एज यूजुअल ऑनलाइन क्लास होती है। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर बताते हैं कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड फॉर देयर ब्रेन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। कुछ स्कूल्स ने ये किया है कि वो किसी किस्म की क्लास नहीं लेते, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स स्कूल गोइंग बच्चों के लिए वीडियो टेप करके रख लेते हैं, और वो किसी भी अपने कन्वीनियंट टाइम पे लें और अपना होम असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दें। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम ने अडॉप्ट किया। किस तरह इंस्ट्रक्शंस देनी है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से टेलर मेड करिकुलम डिज़ाइन करना है, क्योंकि उस वक्त उस गोल ये होता है उस बच्चे को उस जिस लेवल पे उस लेवल से किस तरह हम नेक्स्ट लेवल पे उस बच्चे को लेके जा सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और गिफ्टेड लर्नर्स। हमारे मुल्क में तो इतना फोकस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गिफ्टेड बच्चों के ऊपर बड़ा काम होता है। ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 7 में, और वहाँ पे ये करते हैं कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स या एक्स्ट्रा स्कूलिंग रखते हैं, और उनके टैलेंट्स और स्किल्स को मज़ीद ग्रूम करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उस रिसोर्स को फिर वो आगे यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन टीचिंग, इस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हम रिपीट कर देते हैं, कुछ थोड़ी रेपिटेशन है इस प्रेजेंटेशन में। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट, पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप, बच्चों का आपस में रिलेशनशिप, एक अच्छी सोशल स्किल्स क्रिएट करना बच्चों में, मैनेज स्टूडेंट ग्रुप्स टू सस्टेन ऑन टास्क बिहेवियर, कहीं हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स टीचर्स दे रहे होते हैं। Use counseling and other psychological methods to aid students who present persistent psychological problems. स्कूल में भी काउंसलिंग का सेटअप होने लगा है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देते हैं और उनके जनरल वेलबींग के ऊपर काम किया जा रहा होता है, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। मीडिया साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं। मीडिया साइकोलॉजी मैंने जब आप लोगों की पहली क्लास ली थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था अपने इस सेमेस्टर में किसी टाइम पे भी 1 से 1.5 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डायलेमा, वो ज़रूर देखिएगा। एक्सक्यूज मी। उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से एथिक्स, साइकोलॉजिस्ट और
जो कंटेंट राइटर्स और प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने मिलकर किस तरह से फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और इन सारी चीज़ों को बनाया। अगर मैं ये कहूँ कि फेसबुक में अगर ये थम्स अप का आइकन नहीं होता तो फेसबुक नहीं चल सकता था। थम्स अप ये आपको ऐसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है और इट इज़ सो एडिक्टिव। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने थम्स अप्स हैं, कितने केयर और लव और हार्ट के आपको इमोजीज मिले हैं। दिस इज ऑल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड दैट कीप्स यू हुक्ड टू दीज सोशल मीडिया फोरम्स। फिर जहाँ मीडिया साइकोलॉजी यहाँ पे भी काम करता है कि आपने कौन सा मीडियम यूज़ करना है टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था, कंज्यूमर साइकोलॉजी इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन आपने किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कंज्यूमर तक रीच करना है, दैट कम्स टू मीडिया साइकोलॉजी। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा टेक्नोलॉजी डेवलपर होता है यहाँ पे, फिर कंटेंट प्रोड्यूसर होता है, फिर कंटेंट परसेप्शन को कौन देखता है, एंड यूजर रिस्पॉन्स एंड देन गोज बैक टू टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज अ कंप्लीट सर्कल विच गोज ऑन और इस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। रिसर्च में इन मीडिया साइकोलॉजी ये बताती है कि इट इज़ यूजफुल आइडेंटिफाइंग मीडिया इफेक्ट्स बाय लाइट्स अप वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट रिस्पॉन्स टू मीडिया स्टिमुलाई। The method reveals brain structures that are influenced by various aspects of certain media and technology. तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि किस तरह से मीडिया, सिंबल्स, कलर्स आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह आपको एडिक्ट करते हैं कि आप कोई भी अगर जिस तरह से आपको कोई भी ड्रग हाई करती हो, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और वो काफ़ी उसमें उनकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग जो है मीडिया के में बहुत ज़्यादा के थ्रू हो रही है। स्पेशली यंगस्टर्स, लड़कियां देखें 2-2 3-3 फ़िल्टर्स लगा के, इवन यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़ अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। So they are not very confident about their looks. Why? Because media is showing images which are very unrealistic. The young crowd doesn't understand कि जो मीडिया में फिगर या सेक्सिज्म प्रमोट किया जा रहा है, it is not what actually it is. इसके ऊपर फोटोशॉप भी बहुत हुआ है, इनके ऊपर हैवी अमाउंट ऑफ मेकअप हुआ है। तो दे आर नॉर्मल पीपल। जैसे सिंडी क्रॉफर्ड ने कहा था कभी कि आई विश आई कुड लुक लाइक अ सिंडी क्रॉफर्ड ने कहा था आई विश आई कुड लुक लाइक अ सिंडी क्रॉफर्ड। तो ये चीज़ आज के बच्चों को या आज के यंग जनरेशन को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है। इट हैज़ बीन excessively promoted through media. Zero size physique and a very well muscular physique in male. एजिंग को नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है। आप अगर एज लोगों को देखें तो बिस्तर पे पड़े नज़र आएंगे या घर में बैठे हुए रिटायर्ड लाइफ गुजारते हुए नज़र आएंगे। रिसेंटली एक एड आया है जो कि एक विटामिन का ऐड है, कैल्शियम का ऐड है। उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि आपको सारे जो ओल्ड एज हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं दिखाई जाती कि एज के साथ विजडम भी आती है। इफ दे आर रिंकल्स, so what's wrong in having wrinkles? You are more wise, you are more you have seen more life, and you're bringing experience with your। तो आप देखेंगे एजिज्म को ना बड़ा नेगेटिवली प्रमोट किया जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन रिंकल्स आर बैड, विच इज नॉट ट्रू। तो नो वन, बिकॉज ऑफ द मीडिया, नो वन वांट्स टू लुक ओल्ड, दे वांट टू लुक यंग, ठीक है। तो सजेस्ट दैट मीडिया पोर्ट्रेट्स ऑफ आइडियल ब्यूटी में इन्फ्लुएंस द perpetuation of negative attitudes toward elderly। फिर मीडिया लिटरेसी भी
बढ़ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप गूगल करते हैं और उससे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौसा एक्सपेरिमेंट, और उसमें दिखाया गया था। अच्छा, ये अगेन पोर्ट्रेयल ऑफ मीडिया, इफेक्ट ऑफ मीडिया पे आ रहा है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 992, उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे एडोलेसेंट्स, उनको मीडिया लिटरेसी दी गई थी और आधों को नहीं दी गई थी। जो 992 के जो एक ग्रुप था जिनको लिटरेसी मिली थी, दे वर मोर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये आपकी मीडिया फैक्ट्स हैं, ये रिकग्नाइज कर पा रहे थे। लेकिन जिनको नहीं थी वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, जैसे हम नहीं कर पाते, या जो नॉर्मल जिनको मीडिया लिटरेसी नहीं है वो उस फेयर को फेयर ही देखेगा, दुबले को दुबला ही देखेगा, मीडिया फैक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। The analysis shows that participants who were in the media literacy training were more likely to recognize the media effects on teenagers and report the sexual portrayals in the media were not accurate depiction of teen sexual behavior. तो ये है कि हम जो आम यंग जनरेशन है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन हेल्थ, ये भी बहुत सैड सिचुएशन है, क्योंकि अब एक नया इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर आ गया है, और ये बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा था, ट्रिमर्स आपको मिलते हैं, शिवर्स, नोजिया, एंजाइटी होती है। आजकल अक्सर पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं या अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है। इसका मसला ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत टॉडलर एज में ही मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, या उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे एक जगह पे बैठना नहीं चाहते, इरिटेबल हो जाते हैं, एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपके जो एडिक्ट्स के अंदर आपको मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ये है, आईक्यू बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो आ रहा है। कोई एक चीज़ कहीं पे इंट्रोड्यूस होती है, बहुत तेज़ी से ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाती है। ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है थ्रू मीडिया। म्यूज़िक, आपका कल्चर, आपके नॉर्म्स बहुत तेज़ी से, आपके कैंपेन्स बहुत तेज़ी से मीडिया के थ्रू फैलती हैं। लड़कियों ने स्पेशली दे हैव एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। सम आपको स्कॉलरशिप्स पर, तो पहले अगर जब मीडिया नहीं था, आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ चेक करते थे कि कोई स्कॉलरशिप आई या नहीं आई। लेकिन अब मीडिया के थ्रू आपको ऑनलाइन सब कुछ पता चल जाता है, डे स्कॉलरशिप्स का पता चल जाता है। द नेक्सस जो आपका ब्रिज है बिटवीन मीडिया एंड लर्निंग इज इंक्रीजिंग पॉपुलर एंड is increasingly popular, and we are learning more about learnings, ठीक है। Communication is increasing across cultures, जैसे मैंने आपसे कहा। Media has helped foster public understanding of many crucial issues, जैसे अब आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या इस तरह की जो आपके साइबर बुलिंग और इश्यूज हैं, ये मीडिया पे बहुत खुल के बात होती है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जो पहले चीज़ें हश हश हो जाती थी, वो बड़े आराम से अब आपको थ्रू मीडिया पता चलती है, और आप ज़्यादा वेल अवेयर हैं आज की सिचुएशन और चीज़ों के मामले में। दैट्स अबाउट इट। अच्छा, ये एक चीज़ और है, ये अटेंशन स्पैन की हम बात कर चुके हैं। वायलेंस इन मीडिया आपके अंदर एग्रेशन पैदा कर रहा है। मीडिया असिस्टेड क्राइम्स लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर टेकिंग न्यू फॉर्म। स्लीप डिसऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। ये जो आप ब्लू रेज लेते हैं, इसकी वजह से आपको स्लीप प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, और ये जो बॉडी शेमिंग और बॉडी इमेज का इशू आ रहा है, इससे आपके फूड डिसऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, जैसे ब्लूमिया नर्वोसा, जो ईटिंग एंड पर्जिंग है कि आप खाते हैं और उल्टी कर देते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं ताकि आप वेट गेन ना कर सकें, और एनोरेक्सिक नर्वोसा के अंदर आप खाना ही नहीं खाते बिकॉज यू वांट टू गेट रियली 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 स्लिम। तो ये सारी चीज़ें, ये रिटेंटिव होते हैं आप फूड के मामले में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मीडिया आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा अगर देयर इज समथिंग
यू थिंक कि मैंने एक्सप्लेन करने से रह गया है and you are confused about it, you know where to call, how to contact me. I will be more than happy to help you all. Take care of yourself and good luck.